जैसा कि आप लोग सभी को बताया गया है कि रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले 3 से 4 पेज रीडिंग कीजिए, समझिए और उसके बाद फिर आप रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखिए। उस देखने के बाद फिर से आप उस पेज तक जहां तक पढ़ाया हुआ उसको बढ़िया से रीडिंग कीजिए, समझिए। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग इतिहास में आधुनिक विश्व में चरवाहे, न्यू लेसन 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे को स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेबर रखते थे। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, तो बड़े बड़े बहुत सारे भेड़ बकरियों का रेबर रखते थे। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यही बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाते तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक के वे उत्तर दिशा में जाने लगते। अप्रैल के अंत में कहाँ चले जाते आप, वहां से उत्तर दिशा में। गर्मियों के चारागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वो अकेले नहीं जाते, क्या करते, कई परिवार के साथ मिलकर काफिला बनाकर वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। पीर पंजाल का जो दर्रा था उसको पार करते करते कहाँ चले जाते, कश्मीर की घाटी में। जैसे ही गर्मियां शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों की पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जारों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती थी तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते थे। हिमाचल प्रदेश में जो समुदाय था उसको क्या कहते, गद्दी। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। जब सिर्फ बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनसे होते हुए बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते, फिर से वो अपने जगह पे आ जाते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुनाई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेबर लेकर, रेबर मतलब हो गया क्या, जो उनके पास जो पशु था भेड़ बकरी उन सबको लेकर, है ना, लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जारों वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते, फिर गर्मी की तरफ चले जाते। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चले और ईस्ट की तरफ चले, पूर्व की तरफ। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों में बुग्याल की तरफ चले जाते। भावर मतलब गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास जो जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल होते हैं उसको क्या कहेंगे, भावर। अब बुग्याल मतलब ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास का जो मैदान है उसको क्या कहेंगे, बुग्याल। तो उसमें वो लोग चले जाते। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते
रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाह समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाह थे। सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाह का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल ही रह जाती थी तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। मतलब जब एक तरफ उनका चारागाह घास खत्म हो जाता दूसरी तरफ फिर चले जाते। इस आवाजाही से चारागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाता था। मतलब एक चारागाह अगर मान लो ज्यादा पशु को चर रहे हैं हमेशा, तो वहाँ चारागाह के रूप में कुछ रहता नहीं था और वहाँ बंजर हो जाता। इस तरह से वहां से जब दूसरी जगह वो चले जाते तो क्या होता कि उनके लिए वह चारागाह बर्बाद नहीं होता। फिर थोड़ा देर बाद वो आते तो वहां फिर से चारागाह आ जाता था। दोबारा हरियाली व जिंदगी भी वहां लौट आती थी। अब है पठारी मैदानों और रेगिस्तान में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे। चरवाहे सिर्फ कहाँ नहीं रहते थे? पहाड़ पर। वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में जो है मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाह समुदाय है। धंगर क्या है? महाराष्ट्र का एक जाना माना क्या है? चरवाह समुदाय। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर गरड़िये या चरवाहे थे। इनमें अधिकतर क्या थे? गरड़िये थे और चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे। कुछ लोग क्या करते थे? कंबल भी बनाते और चादर भी। जबकि कुछ भैंस पालते थे। कुछ क्या करते थे? भैंस पालते थे। धंगर गरड़िये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठार में रहते थे। धंगर जो है वह गरड़िये कहाँ रहते थे? बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठार में। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। यहाँ बारिश बहुत कम होती थी और साथ में मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे। अक्टूबर के आसपास में धंगर क्या करते थे? तो बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने परिवारों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। मतलब जब ये खरीफ फसल काटते और कोंकण किसान लोग तभी उसको काटने के बाद क्या करते? रबी फसल उगाने के लिए अपने खेत को ठीक करके रखते थे। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिलती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपनी पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मतलब वो लोग जो इनके खेत में अपना पशु चराते थे उनसे खाद भी मिल जाता था और जो ठूटर होता था उसको भी खा लेता था। इसके बदले में कोंकणी किसान लोग जो है धंगरों को क्या देते थे? चावल, है ना, और साथ ही साथ पठारी इलाका में जो ले जाते थे उनके लिए उनको बहुत सारा अनाज भी देते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर जो है सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसून हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो भेड़ होता है वह गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गरड़ियों का ही बसेरा रहता था। ये सब ही ज्यादा रहते थे। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। गोल्ला समुदाय के लोग क्या पालते थे? गाय भैंस। जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और साथ में बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था कि यहाँ चरवाहा ऐसे चलेगा। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे।
बरसात और सूखे मौसम के अनुसार अपना जगह बदलते थे। सूखे महीने में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे जहां से आए हैं। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालत पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते, मतलब सिर्फ जिसका भैंस है जिस समुदाय का, उनका ही रास आएगा। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाका ही अच्छा लगता था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। जो चरवाहा में कौन थे? एक और बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग इस सब जगह में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। अच्छा, और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाला जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह की खोज में रहते, मतलब उनका जानवर अच्छा, उनको जो क्या मिले, चारागाह, मतलब घास वगैरह ज्यादा मिल पाए ताकि वो लोग अपने पशु को अच्छे ढंग से पाल सके। राजस्थान के रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता था। राजस्थान का रेगिस्तान में कौन रहता था? रायका। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होते हुए भी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे। मतलब इस सब जगह में जहाँ बरसात होता था, ये लोग सिर्फ अपने घर में रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते चारागाह सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाह की तलाश में दूर इलाकों की तरफ निकल पड़ते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का यह तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते। मतलब रायका का ये तबका क्या पालता था? ऊंट या भेड़ बकरियां। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेबर एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं। बंजारा का जीवन ही होता है इधर से उधर जाना, तो वो एक जगह पे कितना दिन तक रह सकते हैं, वहां उस अनुसार वो लोग बसते थे। और उन्हें कहाँ पानी, चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाका में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। मतलब रोजी रोटी भी कुछ करते थे जहां जहां जाते उसके अनुसार। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों को जीवन किस तरह बदला, मतलब किस तरह से अंग्रेज लोग के समय में जो इन लोगों का जीवन बदला। देखते हैं इसके बारे में। पास दिखाकर औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए। उनका चारागाह क्या हो गया? अब सिमट गया। इधर उधर आने जाने पर बंदिश लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। अब इसमें भी लगान वसूलने लगा और उसमें वृद्धि हो गया। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा। उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें ये सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि जहाँ चारागाह खेती होता है उसको क्या करे? खेती में बदल दें। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा स्रोत था क्या? तो लगान। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट यानी पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीय चीजों की उत्पादन में भी इजाफा हो जाता था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। अंग्रेज ये देखते थे कि बिना खेती का जमीन कोई मतलब है ही नहीं। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। जो बंजर जमीन है उससे उसको क्या मिलेगा? अंग्रेज ऐसे जमीन को बेकार मानते थे। उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश में विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानून के जरिए सरकार गैर खेतीय जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। मतलब कि इस पर खेती आप कीजिए।
ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से मिलते से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगा। खेती बढ़ा तो चारागाह सिमट गया और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम में पारित किया गया है। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती है। मतलब कुछ वन को आरक्षित बना दिया जिसमें देवदार लकड़ी या साल, जिसको सखुआ कहते हैं, उसका लकड़ी होता है। इन जंगलों में चरवाह के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों को नई कोपले नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाह के रेबर छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं। चरवाह के मतलब रेबर जो होते हैं पशु, वो क्या करते हैं, छोटे पौधे को कुचल देते हैं और साथ में कोपलों को भी खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियम के नए चरगाहों की जिंदगी बदल जाती है। अब उन्हें उन जंगल में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत था। मतलब बहुत बहुमूल्य था सब कुछ, जिसमें उनको चारागाह मिलता था। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता पा सकते, मतलब अपने पशु के साथ वो ज्यादा दिन तक उसमें नहीं रह सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलता पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी की गई परमिट के अधीन थी। अब जो परमिशन जितना दिन का मिला उतने ही दिन तक वो रह सकता। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे, कानून रूप से कितने दिन तक रह सकेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। उनको अगर समय सीमा का उल्लंघन करते तो उनको क्या होता, जुर्माना लिया जाता था। तीसरी बात, अंग्रेज अफसर गुमंतु किस्म के लोगों को सख्त की नजर से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों और अपने लेबर के लिए हर साल नए चारागाह की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती थी। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता। जो एक जगह टिक कर रहते थे उसको क्या माना गया, शांति प्रिय लोग, और जो बार बार जाते थे उसको अतिक्रमण लोग। गुमंतुओं को अपराधी माना जाता है। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अनुसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम में पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। ग्राम में पुलिस उस पर क्या रखने लगी, अब नजर। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया और उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाह में चढ़ने वाले एक जानवर पर टैक्स वसूला किया जाने लगा। मतलब एक जानवर पर टैक्स दिया जाने लगा। देश के ज्यादातर चारवाई इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से वे चारवाई टैक्स लागू कर दिया गया था कि अगर यहाँ चरवाहा अगर जाएगा तो उसको क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूती होती गई। 1850-1880 दशक में बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता, मतलब टेंडर दिया जाता टैक्स वसूलने का। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों
के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। अब 1870 तक आते थे क्या किया, डायरेक्ट सरकार खुद उससे वसूल करने लगा टैक्स। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया था। किसी भी चरगाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं, उसने कितना टैक्स चुकाया, इस बात को उसके पास दर्ज करा दिया जाता था। अब वो उस दर्ज कराए हुए कागज से आराम से अंदर जंगल में जा सकता है। इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीजों की वजह से चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरगाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। अब जैसे जैसे मान लो चरगाह वाला क्षेत्र के ऊपर क्या हुआ, खेती बाड़ी होने लगा, तो चरगाह क्षेत्र क्या हुआ, सिकुड़ गया। वे इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़ेड़ियों और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसे आजादी से नहीं चरा सकते थे। जो पहले आजादी से चराते थे उस तरह से अब नहीं चर सकते। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसकी नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगा। अब तक तो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिनों तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाह की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चरगाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरगाहों का स्तर गिरने लगा। मतलब उनको जो बंदिश लग गया था कि यहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ नहीं जाएंगे, इससे क्या चरगाह का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। अब जब मान लो उनको चारागाह नहीं मिल रहा है, उनको आहार नहीं मिल रहा है, तो अकाल पड़ गया कुछ समय, तो उस सब के समय में क्या हुआ, जानवर मरने लगे। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। कुछ चरवाह क्या किया, अपना जानवर की संख्या कम कर दिया। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान में ही बचे थे। जब पुराने चरगाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरगाह ढूंढ लिए और जहाँ चराना मुश्किल हो गया कुछ नया चरगाह खोज लिया। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब उनको जानवरों को चराने के लिए क्या करा, नया जगह ढूंढना था। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे और जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती थी जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाता था। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। मतलब जो जिनके पास पशु था, अगर ज्यादा पशु नहीं मर गया या उसको बेचने के बाद जितना दूर तक रहा, कुछ काम नहीं किए, तब क्या वो मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है बल्कि हाल के दशक में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती, वे अपने दिशा बदल लेते, रेबर छोटा कर लेते और नई दुनिया में के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं। बहुत सारे परिस्थिति वैज्ञानिक मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का भी मानना है और परिस्थिति भी ये बताता है कि पहाड़ में जिंदा रहने के लिए चरवाही सबसे बड़ा रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों को बसाहट के नए तौर तरीके ने उनके आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे में कि अफ्रीका के चरवाहे क्या किए। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगला हफ्ता हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।
हम लोग जैसा कि बताते हैं तुम लोगों को किस तरह से पढ़ना है, उस तरीका से पढ़ना है। और गूगल क्लासरूम में जो भी इसका समस्या आता है उसको आपको अंडरलाइन करके रखना है और उसको पूछना है। इस कोरोना काल में हम लोग क्या करना है, घर में ज्यादा से ज्यादा रहना है और माँ पिताजी को प्रणाम करना है। ठीक है, ओके, बाय।